नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा घेराव करने पहुंचे छात्र, पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बड़ी जानकारी दे रहे हैं झारखंड से निकल के सामने आ रही है, जहां पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की झारखंड से, जहां पे विधानसभा का घेराव करने निकले थे छात्र, जिन पर लाठीचार्ज किया गया है। तस्वीरें वहीं से सीधे आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आपकी सीधे झारखंड की तस्वीरें, जहां पे किस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। वही जानकारी दे दें कि विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे छात्र और पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे गहमा गहमी बढ़ी हुई है और किस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे रांची से आपके साथ साझा करें, जहाँ पे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वॉइस पर जो देख सकते हैं आप, किस तरीके से छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो वहीं भारी तादाद में आपको यहाँ पे छात्र दिख रहे हैं। राकेश जुड़ गए हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। राकेश, ये क्यों हुआ लाठीचार्ज? आखिर क्यों छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे? क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से नियोजन नीति को लेकर के राज्य में विवाद चल रहा था और सदन से सड़क तक आंदोलन चल रहा था, और ऐसे में छात्रों का आंदोलन था और पिछले 20 तारीख को ही आंदोलन होना था, लेकिन एक वार्ता के बाद से उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया था। आज विधानसभा का अंतिम दिन था। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिए जाने के बाद से छात्र एकजुट होते चले गए और विधानसभा की ओर मार्च करने लगे। इसी बीच में बैरिकेडिंग लगी थी और उसी दौरान बैरिकेडिंग के आगे बढ़ने की जब कोशिश की गई छात्रों की तरफ से, तब जाकर लाठीचार्ज किया गया है, गैस के गोले छोड़े गए हैं और अफरा तफरी के माहौल में कई छात्रों को चोट लगी है और छात्रों के नेता जयराम जो है महतो, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसके साथ साथ कई लोगों को अरेस्ट करने की बात कही जा रही है। फिलहाल की बात की जाए तो विधानसभा के आसपास के इलाके में छात्रों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है और लाठीचार्ज के बाद से अफरा तफरी के बीच छात्र इधर उधर भटक रहे हैं। जी, अभी वहाँ पे किस तरीके का माहौल है? क्योंकि आंसू गैस के गोले भी छात्रों के ऊपर छोड़े गए हैं, और क्या कुछ जानकारी है वहाँ को लेकर? क्या कुछ अपडेट है? देखिए, विधानसभा का तो सत्र चल रहा है और ऐसे में वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जैसे ही इस बात की जानकारी प्रशासन को लगी थी कि छात्र विधानसभा का घेराव कर सकते हैं, तो एक पूरी छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था विधानसभा के इलाके को और लगभग 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई थी, बैरिकेडिंग कर दिए गए थे और तमाम जगहों पे पुलिस व्यवस्था कर दी गई थी। इसके बावजूद छात्रों का प्रदर्शन जारी था और इसी के बीच से अब कहीं न कहीं लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर और इसके बाद से विवाद बढ़ता जा रहा है नियोजन नीति को लेकर के और सदन के अंदर भी अब कहीं न कहीं विपक्षी पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार की। कितने छात्र घायल हुए इस पूरे जिस तरीके से लाठीचार्ज देखा जा रहा है उसमें? क्या अभी भी छात्रों की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, 1 दर्जन से अधिक छात्रों को चोट आई है और इसके साथ साथ कई लोगों की गिरफ्तारी भी है, लेकिन फिलहाल छात्रों का आंदोलन लगता है खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि लाठीचार्ज होने के बाद से अफरा तफरी बढ़ गया था और छात्रों को जहां जहां मौका मिला इलाके में वहां उस इलाके में भागने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में छात्रों का जो एकजुटता थी वो खत्म होता नजर आ रहा है। तो फिलहाल बात की जाए तो पुलिस की चौकसी है पूरे इलाके में, कहीं न कहीं की दबिश पड़ी हुई है और छात्रों का आंदोलन लगता है कि धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है आज के दिन की बात की जाए। जी, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से छात्रों के ऊपर पुलिस जो है लाठीचार्ज कर रही है। तो क्या इनके नेता की तरफ से क्या कुछ कहना है इस पूरे लाठीचार्ज को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे छात्रों की तरफ से जो बयान आ रहे थे, जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा था, उसमें साफ तौर पे कहना था कि राज्य के 22 साल हो गए हैं गठन किए गए और इसके बाद से भी बेरोजगारों को और खास करके युवाओं के लिए रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नौकरी के नाम पे नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर लगातार राजनीति होती रही है। तो ऐसे में छात्र लगातार इस बात का विरोध करते रहे कि सरकार किसी तरह से उनके नीति को सामने रखकर रोजगार की व्यवस्था करे, लेकिन सरकार की तरफ से ठीक तरीके से पहल नहीं किए जाने का विरोध होता नजर आ रहा है और छात्र लगातार आंदोलित होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, किस तरीके से छात्रों को दौड़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मुलजिम करार दिया गया है। राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें अब जमानत भी मिल गई है, लेकिन अदालत के इस फैसले के साथ ही उनकी सदस्यता पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि
किसी सांसद या एमएलए को 2 साल की सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द की हो सकती है। इससे पहले भी सपा के दिग्गज नेता आजम खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जिसको लेकर ये गहमा-गहमी मची हुई है। इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। और सजा मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्वीट कर महात्मा गांधी का कोट लेते हुए कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। तो ये राहुल गांधी का ट्वीट, सजा मिलने पर उन्होंने ट्वीट कर दिया है और महात्मा गांधी का कोट लेते हुए उन्होंने बोला सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद लगातार सियासी पारा हाई है। इस बीच कई बड़े नेताओं का बयान भी देखने को मिला है, सुनिए। इसके ऊपर सविस्तार से हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें हमारे जो मीडिया के चेयरमैन हैं या हमारे जो सेक्रेटरी इंचार्ज है वो सविस्तार से आपको बताएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया सर? नहीं, मेरा रिएक्शन तो वही पार्टी का रिएक्शन होगा और हम यही चाहते हैं कि इसका हमको अंदाजा लग रहा था कि ये लोग जब बार बार बुलाना ये करना कर रहे थे तो उन्होंने तो इसको उनको शिक्षा दी है, लेकिन हम बेल भी मिला है। आगे की रणनीति क्या होना चाहिए हम देखेंगे। Sir, 2 years of conviction. Any possibility of disqualification in this, sir? Let us see. We are now find out the ways. सर बीजेपी हमला बोल रही है, लेकिन राहुल गांधी पर सजा के बाद राहुल जी को सजा हुई है, उस पर बीजेपी हमला बोल रही है। बीजेपी हर चीज पे हमला बोलती है। कौन सी चीज छोड़ी है? और खुद को छोड़ के बाकी के ऊपर उंगली दिखाते हैं, दूसरों को एक उंगली दिखाते हैं, लेकिन 4 उंगलियां उनके तरफ दिखाते। डेमोक्रेसी के हालात जो देख रहे हैं, क्या हो रहा है डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग। आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं। हर फैसला प्रभावित होते होता है। वही माहौल बन गया, वही माहौल बन गया है। और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। उस जमाने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं, जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वो क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम में जो लोग हैं उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसका संबंध हो सकता है, मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी, अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा। और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। सर, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो ताकतें देश को कंडेम करना चाहती हैं या तोड़ना चाहती हैं, मैं ऑनेस्टी से अपनी बात कहता रहूंगा। वो लगातार बिल्कुल कहते रहेंगे। राहुल गांधी एक बहुत ही साहसी, हिम्मत वाला शख्स है और मोदी जी जैसे व्यक्ति से मुकाबला वही कर सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देख लो, अकेला मुकाबला करता आ रहा, वो लंबी यात्रा निकल। जो भी बोलते हैं
वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को भी नुकसान हो। और बड़ी जानकारी, उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन मोड में है। बता दें, प्रयागराज के बक्सी मोड़ा इलाके में अतीक अहमद के साड़ू, इमरान जई व कई अन्य सहयोगियों के 300 बीघे की अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। जानकारी के मुताबिक बगैर लेआउट के अवैध तरीके से माफिया अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार ने प्लांटिंग की थी, जहां पर कई बाउंड्री वाला भी बनाया गया था। तो वहीं जिसको लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाने के बाद आज ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। ध्वस्त की गई अवैध प्लांटिंग की अनुमानित कीमत 500 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। तो बता दें, प्रयागराज में आज भी बुलडोजर एक्शन, अतीक अहमद के करीबियों पर पीडीए की कार्रवाई हो रही है। शोएब रिजवी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, देखिए क्या खबर है, क्या इस पे अपडेट है कि किस तरीके से अतीक के करीबियों पर आज फिर से एक बड़ी कार्रवाई पीडीए का? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पीडीए कार्रवाई कर रहा था, आज फिर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आज हालांकि किसी मकान पर नहीं बल्कि प्लाट पे ये कार्रवाई की गई है। 300 बीघे के आसपास ये प्लाट हैं जो अलग अलग प्लाटिंग करके बेचने की गरज से ये सारे एक्वायर किए गए थे। अतीक के करीबियों के प्लाट थे, जिस पर जो पीडीए ने आज कार्रवाई की है उनकी तरफ से ये कहा गया कि नियमों के विपरीत ये प्लाटिंग हुई थी, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। हालांकि पीडीए ने इस बारे में बता दिया था कि 2 दिनों तक ये इस तरह का अभियान चलाएंगे और ऐसे जो चिन्हित प्लाट हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज और कल भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। और आज उसी कड़ी में ये बक्सी मोड़ा का इलाका है जहां पर अवैध तरीके से जो प्लाटिंग की गई थी उस पर कार्रवाई की गई है। 500 करोड़ के आसपास की कीमत बताई जा रही है इन प्लाटों की, जिस पर कार्रवाई की गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ जो पीडीए की टीम है वो वहां पे पहुंची है और बाकायदा जो प्लाट की बाउंड्री बनाई गई थी उसको गिराया गया है और अपने पोजीशन में लिया गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे प्लाट पर जो प्लाटिंग की गई थी उस पर जाकर के बाकायदा नोटिस भी लगाई गई है और उस प्लाट को इस तरह से कब्जा मुक्त भी किया गया और वहां पे बाकायदा बुलडोजर के जरिए जो छोटी छोटी बाउंड्री वाल बनी हुई थी उसको गिरा दिया गया। जी, किस वक्त ये कार्रवाई की गई और इस जमीन की बात की जाए तो कितनी बीघा जमीन है ये? बिल्कुल, ये करीब 300 बीघे के आसपास के प्लाट बताए जा रहे हैं। अलग अलग कुछ लोग हैं जिनके ये प्लाट बताए जा रहे हैं। ये सारे लोग के बारे में कहा जा रहा है कि ये अतीक के करीबी हैं। इसमें से अतीक के कुछ रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। उनके ये प्लाट थे और बाकायदा उन्होंने उसको प्लाटिंग कर रखी थी, लेकिन जो पीडीए उनकी तरफ से कहा गया कि ये नियम के विपरीत प्लाटिंग की गई थी, नियमों का पालन नहीं किया गया था और इसी वजह से आज ये एक अभियान की तरह कार्रवाई की गई है। आज और कल भी इस तरह का ये अभियान चलाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि पीडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में 5 के करीब मकान को जमींदोज किया गया है। इन मकानों में शाइस्ता परवीन जो इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी हैं, उनके जिस मकान में वो रह रही थी उसको जमींदोज किया गया। वही गुलाम जिसमें एक शूटर है उसके मकान पे कार्रवाई की गई है। उसके अलावा 3 करीबियों के बिल्कुल, तो एक के बाद एक बड़ा एक्शन अतीक की करीबियों पर होता हुआ दिख रहा है पीडीए का। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। तेज रफ्तार और रोडवेज की टक्कर एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 1 दर्जन लोग हुए घायल। हादसे के चलते एक्सप्रेसवे पर लगा जाम। नॉलेज पार्क थाना के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार और रोडवेज की टक्कर हुई है। बता दें, एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा भीषण हादसा हुआ है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की घटना ये बताई जा रही है। तो एक और बड़ा सड़क हादसा ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला है। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें सीधे आपको वहीं से दिखा रहे हैं हम कि किस तरीके से हादसा हुआ है एक्सप्रेसवे पे और लगातार इस हादसे की वजह से एक लंबा जाम भी वहां लग चुका है। तो बता रहे हैं कि भीषण सड़क हादसा हुआ है
एक्सप्रेसवे पे और वहां की तस्वीरें आपके साथ साझा करें। इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम यहां भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम ने अपने दौरे के दौरान राहुल को कोर्ट के सुनाई गई सजा पर कहा, राहुल की पार्टी को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। साथ ही मौर्य ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष को खत्म करने की जरूरत नहीं है, जो अच्छा काम नहीं करेगा जनता उसे खुद खत्म कर देगी। इसके बाद डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, वो सत्ता के बिना बेचैन है। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष को खत्म करने की जरूरत नहीं है। जनता स्वयं अगर जो अच्छा काम नहीं करेगा उन्हें खत्म कर देगी। मुझे लगता है श्री अखिलेश जी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में। वो सत्ता के बिना बेचैन है और वह अपना जो सर्वोच्च है वह 2022 में प्राप्त कर चुके हैं। अभी सत्ता उनके आसपास कभी कहीं, मुझे जो लगता है राजनीतिक दृष्टि से मैं भी जो समझ रखता हूं, अभी समाजवादी पार्टी की या सैफई परिवार की सत्ता अभी शताब्दी में तो आने की संभावना नहीं। ये माननीय न्यायालय के द्वारा किसी को भी सजा सुनाई जा सकती है, पहले भी सुनाई गई है। श्री राहुल गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको यह सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय की जो भी मतलब सजा है या न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और श्री राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को भी माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान। और लखनऊ में सारस के लापता होने पर अखिलेश यादव ने कसा तंज और कहा कि मुख्यमंत्री जी चाहे तो सारस का नामांकन भी कर दे, लेकिन उसे ढूंढकर उसकी जान जरूर बचाए। और उसका ही कहा है और साथ ही कहा है कि सारस पूरे उत्तर प्रदेश को वैसे ही प्रिय है जैसे मुख्यमंत्री जी को गोलू। तो ये ट्वीट है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव ने किया है। मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है। सारस पर उनका ये ट्वीट है जो आपको नजर आ रहा है। और रायबरेली के समस्तपुर पक्षी विहार से सारस लापता हुआ। 2 दिन पहले जिला के मंडवा गांव से सारस पक्षी को आरिफ नाम के युवक से मुक्त कराकर अमेठी वन विभाग टीम ने रायबरेली के समस्तपुर पक्षी विहार छोड़ दिया था और कल शाम को सारस के लापता होने की खबर आग की तरफ फैल गई, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा अमेठी से जबरदस्ती रायबरेली के समस्तपुर पक्षी को छोड़ा गया। पक्षी के प्रति ऐसी सरकारी लापरवाही एक गंभीर विषय है। भाजपा सरकार तत्काल सारस को खोजे, नहीं तो पूरी दुनिया पक्षी प्रेमी आंदोलन करेगी। कुछ इस तरह अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसा। इतना ही नहीं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। तो वहीं भाजपा के मंत्री ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा, अखिलेश के पास कोई काम नहीं बचा, तभी वो पक्षियों पर बोल रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। अमेठी वन प्रभाग द्वारा दिनांक 21 तारीख को लाया गया है यहाँ पे और ये 22 कल विचरण किया, इसने सुबह निकल गया। ये 21 को यहाँ ये कैंपस में ही रहा, 22 को ये निकल गया यहाँ से और शाम को भी बिसैया साइड में पाया गया रात में। और आज सुबह भी यहाँ जब लाया गया रात में, उसके बाद सुबह ये यहाँ से निकल गया, विचरण पे कर रहा है। इसकी मॉनिटरिंग हमारे वनरक्षकों द्वारा की जा रही है। ये इसलिए यहाँ लाया गया कि यहाँ 72 सारे रिपोर्टेड हैं ऑलरेडी, तो इसका एक प्रकटवास है, यहाँ पे हैबिटेट है विचरण करने के लिए। ये धीमे धीमे अनुकूल हो जाएगा इसके यहाँ रहने के लिए। अभी क्योंकि वो आबादी क्षेत्र में रहा है तो वो वापस पे अपने घुल मिल जाएगा। सारस हम लोग के उसमें है, मॉनिटरिंग में है, हम लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं उसको कि कहाँ विचरण कर रहा है। गाँव वालों को हम लोग ने जागरूक कर दिया है कि जहाँ विकार सारस देखा जाएगा वो तो हम लोग को बताया जाए। सारस पक्षी किसी व्यक्ति विशेष को पालने का अधिकार, बंधक बना के रखने का अधिकार, अपने घर में रखने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है।
तो उसके हिसाब से मैं समझता हूं वो निर्णय लिए गए होंगे और उसको हर चीज को मुख्यमंत्री जी से क्यों जोड़ लिया। और मैनपुरी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लोहिया जी की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व पैक्सपैट चेयरमैन तोताराम यादव ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर 50 सीटें जीतकर आएगी और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनपद कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं शिवपाल सिंह यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कहते नजर आए। पहली ये थी कि कमज़ोर वर्ग जो है वो उत्थान करे, लेकिन आज ये हो नहीं रहा है। आज तो सब कमज़ोर को तो नष्ट किया है। आज जैसे देख लिया आपने, आज तो राहुल गांधी की भी सजा 2 साल कर दी, 17 में खत्म कर दी। तब कुछ सिद्धांत थे, अब सब सिद्धांत विहीन सरकार हो गई है और ये सिद्धांत विहीन सरकार ये इस समय कर रही है। इसीलिए सब लोग लोहिया के विचारों को अगर मान लेंगे। और मिर्जापुर में विध्वांचल रोडवेज परिसर में त्रिकोण यात्रियों के लिए बस सुविधा शुरू हुई। बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इलेक्ट्रॉनिक बस और ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाई है। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जब नगर विधायक को अपने साथ आने को कहा, तब उन्होंने मैं नहीं आऊंगा कहकर मना कर दिया और कहा कि आपके लोग मुझे पहचानते नहीं है। आपके सुरक्षाकर्मी ने मुझे 2 बार रोक दिया, जिसके बाद फिर मंत्री ने उनका परिचय सुरक्षाकर्मी से करवाया और फिर विधायक पूरे कार्यक्रम में हंसते हुए सम्मिलित हुए। तो वहीं बदायूं में प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर के मुख्य मार्गों पर दुकानदारों द्वारा फैलाए अतिक्रमण को हटाने के लिए लगभग 1 सप्ताह पहले उप जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने सभी दुकानदारों से अपील की लेकिन किसी ने भी अपनी दुकान के आगे से अतिक्रमण को नहीं हटाया। तो वहीं उसके बाद उप जिलाधिकारी ने क्षेत्र के पुलिस फोर्स के साथ मिलकर अतिक्रमण को जेसीबी मशीन द्वारा हटाया गया और चेतावनी दी गई कि भविष्य में दुकान के सामने अतिक्रमण न लगाए। और चैत्र नवरात्र के पहले दिन ही मां विंध्यवासिनी के पैरों में भक्तों ने माथा टेका। विंध्याचल सिद्धपीठ के नवरात्र में दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज भक्त प्रतिपदा और द्वितीय तिथि एक साथ होने से मां शैलपुत्री और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्र में देश भर से लाखों भक्त मां के दर्शन करने आते हैं। नवरात्र के पहले दिन ही मां के दर्शन करने का अलग ही महत्व है, इसलिए इस दिन मां का दर्शन पाने के लिए लोग आधी रात से ही कतारों में नारियल और चुन्नी लेकर खड़े रहते हैं। मेला क्षेत्र में प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। मेले को 8 जोन में बांटा गया है, जिसमें 27 विभाग के अधिकारी भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो। नवरात्र के पहले दिन मां विंध्यवासिनी के पैरों में भक्तों ने माथा टेका है, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। विंध्यवासिनी नाम पर जो चैत्र नवरात्रि का भव्य मेला लगना है, उसके लिए प्रशासन पुलिस के द्वारा संपूर्ण इंतजाम पूर्ण कर लिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे एरिया को 10 जोन 21 सेक्टर में बांटा गया है। जोनल ऑफिसर्स, सेक्टर ऑफिसर के साथ साथ हमारे एडिशनल एसपी से लेकर सिपाही स्तर तक महिला सिपाही सभी की ड्यूटियां लगा दी गई है। साथ ही साथ महिला सुरक्षा हेतु एंटी रोमियो मिशन शक्ति की टीमें भी लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन भी लगाए गए हैं और अलग अलग एरियाज़ में जैसे घाट की सुरक्षा के लिए और बाकी सुरक्षा के लिए भी अलग टीमें वहाँ पे लगाई गई हुई हैं। और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि पूरी फोर्स को डिप्लॉय करके सभी को साथ लेते हुए शारदीय नवरात्रि की तरह ही चैत्र नवरात्रि भी सकुशल ढंग से यहाँ पे संपन्न कराया जाए। आज इस समय हम मौजूद हैं मां विंध्यवासिनी धाम पे। दूर दराज से लोग
लाखों की तादाद में तांता लगाए हुए आए हुए माँ देवी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आपको बताते चले कि दिव्यांगन के लिए, बुजुर्गों के लिए इलेक्ट्रिक कार की व्यवस्था की गई है, जिससे त्रिकोण यात्रा कर सके, श्रद्धालु को कोई तकलीफ न हो, इसलिए सारी व्यवस्थाएं और पुलिस की व्यवस्थाएं जो की गई है, ये चारों तरफ से पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है ताकि किसी कोई परेशानी न हो। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि कितने श्रद्धालु आ जा रहे हैं। ये रात से चालू हुआ है माँ के दर्शन, ये 9 दिन तक पूरे दर्शन होंगे। माँ शैलपुत्री 9 देवियों के पूरे दर्शन होंगे। लोग श्रद्धालु जितने आ रहे हैं सब माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं, माँ के चरणों में फूल अर्पित कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। कैमरामैन गौरव विश्वकर्मा साथ कमलेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।